हाय छात्रों, मैं दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, शेरशाह कॉलेज, सासाराम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास लिखते हैं तो कैसे प्रश्न को लिखते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लैन हिस्ट्री, इसका मतलब है कि आप उस वंश के इतिहास की सूचना हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद उस वंश की उत्पत्ति के बारे में आप बात कर लेंगे थोड़ा बहुत कि भिन्न भिन्न विचारकों या भिन्न भिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं। तो उसके बाद आप राजनीतिक इतिहास और फिर सांस्कृतिक इतिहास की चर्चा करेंगे। राजनीतिक इतिहास में राजाओं का किस किस से युद्ध होता है, और फिर राजाओं ने क्या क्या आर्किटेक्चर और स्कल्पचर या कला साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में क्या उनका योगदान है, उसको चिन्हित करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप उस वंश के इतिहास का स्रोत जरूर डालेंगे, क्योंकि स्रोत डालने से आपका आंसर और भी बेहतर हो सकता है। अब आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पर। तो गुर्जर प्रतिहार, पहले तो यही कि गुर्जर कौन थे, उसके बारे में इतिहासकारों में बहुत सहमति नहीं है, लेकिन इन्हें गुर्जर जाति से जुड़ा होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि इन्हें गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का माना जाता है। गुर्जर का उल्लेख, गुर्जर शब्द का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में भी होता है, और हमें एहोल अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब अगर आप हर्षचरित देखेंगे, बाणभट्ट का हर्षचरित देखेंगे तो उसमें भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्यूएनसांग भी उचेलो वर्ड यूज़ करता है, जिसका मतलब होता है गुर्जर देश, और जिसकी राजधानी वो पिलोमोली बताता है, अर्थात भीनमाल बताता है, भीनमाल थी। अब बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं, और इनमें सबसे सर्वाधिक उल्लेखनीय अगर स्रोत है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में जानकारी देने वाला, तो ग्वालियर अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख एक प्रकार से एक प्रशस्ति है, इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, लेकिन यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनैतिक और उनकी वंशावली को ज्ञात करने या जानने का एक इम्पॉर्टेंट या एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी समकालीन पाल तथा राष्ट्रकूट, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शक्तियों ने भाग लिया था, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो उनके समकालीन जो लेख हैं पालों के और राष्ट्रकूटों के, या जो उनके अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बहुत विशद चर्चा या बहुत विशद विवरण उपलब्ध है। ठीक है। जो इन लोगों ने जो गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य विस्तार तथा शासन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिहार युग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्य भी हुए, बहुत सारे साहित्य लेखन भी हुआ। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि महेंद्रपाल प्रथम एक राजा थे, गुर्जर प्रतिहार राजा, जिनके दरबार में राजशेखर रहा करते थे, और राजशेखर ने बहुत सारी रचनाएं की। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की, कर्पूर मंजरी की, विद्वासल भांजिका की, बाल रामायण की, और भुवन कोश की। तो साहित्य के अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि काव्य मीमांसा, ये जो रचनाएं हैं राजशेखर की, इन रचनाओं से भी उस समय के गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बारे में हमको विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है। अर्थात सांस्कृतिक जो उनका उपलब्धियां हैं या किस तरह का समाज है, वो इन रचनाओं से मिलता है। एक किताब है, चहमान वंश के राजा थे दुर्लभ, पृथ्वीराज विजय का नाम आप लोगों ने सुने होगा, या सुन लीजिए या लिख लीजिए। पृथ्वीराज विजय जैनक, जो कि गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक कवि थे, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय, इनसे जो चालुक्य थे उनका वो थे दरबारी कवि थे, और उन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी। उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। जैन लेखक चंद्रप्रभा सूरी के प्रभावक प्रशस्ति से नागभट्ट द्वितीय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ
मिलती हैं। साथ ही साथ कल्हड़ की राजतरंगिणी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से मीर घोष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ समकालीन ट्रैवलर आए और उसमें समकालीन अरब लेखकों में अरब यात्री सुलेमान का विवरण है, वह मीर घोष की उपलब्धियों का विवरण करता है, उसकी समृद्धि की प्रशंसा करता है, साथ में उसको बावरा बोलता है, ठीक है। और एक लेखक था अल-मसूदी भी भारत आता है और वो भी जो है प्रतिहारों के बारे में वो देता है और उसके विवरण से ये पता लगता है कि सभी मुसलमान लेखक भी जो है उसकी समृद्धि की, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन की या साम्राज्य की या प्रशासन की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे, जो एक तरफ से इशारा करेगा कि बहुत समृद्ध उनका काल रहा है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है और कुछ लोग राजपूतों की उत्पत्ति को ही विदेशी मानते हैं, जिसमें कर्नल टॉड और भी बहुत सारे विद्वान हैं। और इस मत के समर्थन में वो कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंध जो है खजर नामक एक खूनों के साथ एक जाति आई थी, उससे लोग उसको जोड़ते हैं। इस मत का समर्थन सबसे पहले कैम्पबेल और जैक्सन ने किया, बाद में भंडारकर और त्रिपाठी आदि रामाशंकर त्रिपाठी आदि विद्वानों ने भी इसे पुष्ट कर दिया। लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य हैं या जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसमें कहीं भी खजर नामक कोई, चाहे भारत रहा हो चाहे विदेश रहा हो, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जो खजर नामक जाति का कहीं भी उल्लेख करता है। तो और खजर और गुर्जर में कोई संबंध भी हम लोगों को स्थापित नहीं दिख पाता है। एक और ग्रुप है हिस्टोरियंस का, सी बी वैदा, जी एस ओझा और दशरथ शर्मा जैसे विद्वान, जो गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानते हैं और वे इस शब्द का अर्थ गुर्जर देश का प्रतिहार अर्थात गुर्जर को एक क्षेत्र मानते हैं और प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, ठीक है। और वे इस शब्द से ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की रक्षा करने वाले लोग, अर्थात किसी क्षेत्र के द्वारपाल। और अब बाद में देखेंगे गुर्जर प्रतिहार लोग अपने आप को राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण से, उनसे जोड़ते हैं अपने आप को, अर्थात वो उनको लक्ष्मण को एक द्वारपाल के रूप में और उसी से अपने वंश को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन वेनसांग कहता है कि गुर्जर क्षत्रिय थे। पृथ्वीराज रासो की जो अग्नि कुल की कथा है उसमें भी आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय के रूप में घोषित किया गया है या बताया गया कि मूल रूप से क्षत्रिय थे। पर देखने से ये लगता है कहीं कहीं साहित्यों को अगर देखें तो कहीं कहीं इन्हें ब्राह्मण धर्म से भी जोड़ लिया जाता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्षत्रिय धर्म छात्र धर्म की तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि शुरुआत के प्रारंभिक फेजेज़ में वो लोग ब्राह्मण थे। जैसे बहुत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तैत्तिरीय ब्राह्मण वगैरह में प्रतिहारी वैदिक नामक वैदिक याजकों का उल्लेख मिलता है, प्रतिहारी वैद। तो ये इशारा करता है कि शुरुआत ये लोग ब्राह्मण धर्म से किए थे और फिर बाद में जाकर इन लोगों ने छात्र धर्म ग्रहण कर लिया, अर्थात बाद में वो लोग क्षत्रिय हो गए। ग्वालियर अभिलेख में यह एकदम स्पष्ट है कि इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण को द्वारपाल, राम के भाई लक्ष्मण द्वारपाल थे और उन्हें अपना माने उन्हीं के वंश का अपना मानते हैं, ठीक है, या उन्हीं के लक्ष्मण का वंशज होने का दावा करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि नहीं, ये राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया। गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान क्या था, इस पर भी इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन स्मिथ और वेनसांग के विवरण के आधार पर हम यह मानते हैं कि आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में भीनमाल है और वहीं उनका मूल स्थान हुआ करता। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उनका मूल स्थान अवंती या उज्जैनी है। अब बात करेंगे गुर्जर प्रतिहारों के राजनैतिक इतिहास पे कि गुर्जर प्रतिहारों का राजनैतिक इतिहास कैसे शुरू होता है, ठीक। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, आप लोग जानते होंगे। वह एक बहुत ही पराक्रमी शासक थे और ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने एक शक्तिशाली मलेच्छ सेना को नष्ट कर दिया था। यह मलेच्छ संभवतः सिंध के अरब शासक थे, अर्थात अरेबियन से नागभट्ट प्रथम का वो होता है और उनको हरा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार नागभट्ट प्रथम अरबों ने जिन जिन क्षेत्रों को कब्जा किया था उनका पीछा किया, उन पर आक्रमण किया और उनका जो रौंदा हुआ भाग था उन सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ग्वालियर अभिलेख में यह भी कहा गया है कि मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाले मानव नारायण रूप में वह लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुए हों, अर्थात शुरुआत में उन्हें
अरेबियन जो इन्वेजन हो रहा है उससे एक सेवियर के रूप में, अर्थात लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले के रूप में उनको बताने का प्रयास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने अरबों को परास्त किया था और भड़ौच के आसपास का क्षेत्र उनसे भी छीन लिया था, और हंसोट अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है, ठीक है, जो कि नागभट्ट के समय में जारी करवाया गया था। इसके पहले अब नागभट्ट का समकालीन अरबीय शासक कौन था? जुनैद था, और मुस्लिम लेखक अल-बिरादरी के विवरण से पता चलता है कि जुनैद को मालवा अर्थात उज्जैन के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी, और यही कारण है कि देखेंगे कि नागभट्ट प्रथम गुजरात और राजपूताना के एक बड़े भाग पर शासन करने लगते हैं। अर्थात नागभट्ट प्रथम के समय में ही मालवा और पूरा का पूरा राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो मालवा, गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजपूताना का एक बहुत बड़ा भाग, उस पर इनका कब्जा हो जाता है। अब नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज के बारे में आप लोग जानते होंगे, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ त्रिपक्षीय संघर्ष पे। त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कन्नौज की गद्दी को हथियाने के लिए आक्रमण किया था, और नागभट्ट प्रथम के पश्चात दो निर्बल उत्तराधिकारी हुए थे, कक्कुक और देवराज। उनके बाद वत्सराज शासक बने थे। कक्कुक और देवराज की उपलब्धि के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, अर्थात कुल मिला के वत्सराज चौथे शासक के रूप में थे। और अगर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाए तो वास्तविक संस्थापक वत्सराज को ही माना जाता है, और उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया, इंदिरा युद्ध को हराया, और इंदिरा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने प्रसिद्ध भंडी वंश को पराजित कर उनका भी राज्य छीन लिया था, ठीक है। लेकिन यह संदिग्ध है, क्योंकि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि भंडी कोई स्वतंत्र वंश अथवा राज्य स्थापित कर पाया था। अब वत्सराज को सबसे ज़्यादा सफलता किसके? गौड़ बंगाल के आसपास में शशांक उनका राजा हुआ करता था, गौड़ों के खिलाफ मिला। और राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से भी यह जानकारी मिलती है कि वत्सराज ने गौड़ नरेश को पराजित किया था, या गौड़ देश को पराजित किया था। और क्या उसमें राधनपुर अभिलेख में लिखा हुआ है गोविंद तृतीय के? ये लिखा हुआ है कि मदान वत्सराज ने गौड़ की राजन लक्ष्मी को आसानी से हस्तगत कर उसके 2 राज छत्रों को छीन लिया था, अर्थात बंगाल के आसपास 2 जो मेन राज छत्र थे उनको छीन लिया था। अब जनक की जो पृथ्वीराज विजय है उससे भी पता चलता है कि सामंत दुर्लभ राज ने गौड़ देश पर आक्रमण किया था, और सामंत दुर्लभ राज थे, दुर्लभ राज उनके सामंत थे वत्सराज के, और उन्होंने आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी गौड़ देश पे। मजुमदार का भी विचार है कि प्रतिहारों तथा पालों के बीच युद्ध दोआब में कहीं हुआ तथा प्रतिहार सेनाएं बंगाल में नहीं हुई। यह वत्सराज की सबसे बड़ी सफलता थी। अब पाल सेना से भी युद्ध हुआ, तो 2 राजछत्र, एक पाल और एक गौड़। तो पाल वंशी शासक धर्मपाल था, ठीक है। इस प्रकार वत्सराज पूरे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा राजा बन जाता है, और स्वामी उसके बाद राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव जो है आक्रमण करता है वत्सराज पे, और वत्सराज को बुरी तरह से परास्त हो जाता है। भयभीत होकर वत्सराज राजपूताना की ओर भाग जाते हैं। यह राष्ट्रकूट लेखों अभिलेखों राधनपुर तथा दिंदोरी से एकदम क्लियरली पता चलता है कि उन दोनों श्वेत राज क्षेत्रों को, अर्थात पाल और गौड़ दोनों को हस्तगत कर लिया ध्रुव ने, और उनकी शक्ति निर्बल बनी रही। इसका लाभ उठाते हुए पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, जो हारा था एक समय, उसने भी वत्सराज को बुरी तरह से परास्त कर दिया, और उसने कन्नौज से वत्सराज द्वारा मनोनीत जो इन शासक है इंदिरा युद्ध को हटाकर उसके स्थान पर चक्रा युद्ध को शासक बना दिया, और उसने कन्नौज में एक दरबार किया जिसमें उत्तर भारत के अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया, और इसमें वत्सराज को भी उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उसकी वत्सराज की स्थिति एक सबऑर्डिनेट की तरह या अधीनता स्वीकार करने जैसी हो जाती है। अब उसके बाद वत्सराज के जो पुत्र हैं नागभट्ट द्वितीय, उनका शासनकाल है 800 से 833 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहारों का एक प्रतापी राजा नागभट्ट द्वितीय है, और वह चाहता है कि उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा, अर्थात धर्मपाल ने जिस तरीके से उसके पिता को अपने अधीन या अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, उसको वापस किया। और नागभट्ट द्वितीय के उपलब्धियों के बारे में विस्तृत विवरण ग्वालियर अभिलेख में है। उनके अनुसार कन्नौज पर आक्रमण किया उन्होंने, मैंने ग्वालियर अभिलेख के अनुसार कन्नौज पर आक्रमण किया, चक्रा युद्ध को वहाँ से भगा दिया, और कन्नौज पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया, और कन्नौज को ही गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाई।
नागभट्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सिंध, विदर्भ तथा कलिंग को भी जीता था, और अभिलेखों में ऐसा मिलता है कि कई देश के राजाओं ने उसके सम्मुख उसी प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया था जिस प्रकार से पतंग दीपशिखा के समक्ष करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूटों की जो शक्ति थी, और जैसे ध्रुव ने आक्रमण किया था तो उससे डर के भी बहुत सारे जो उत्तर भारत के राजा थे उन लोगों ने इसके समक्ष आत्मसमर्पण किया ताकि उत्तर का एक कोएलिशन वो बना सकें। अब उनको स्वामी भी लोग बोलते थे। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की भी उपाधि उसने धारण की थी, क्योंकि महानता और पराक्रम को उन्होंने दिखाया था युद्ध में। लेकिन नागभट्ट की जो बढ़ती हुई शक्ति है और पराक्रम है उसको राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय बर्दाश्त नहीं कर सका, और अपने ध्रुव उसके पिता थे गोविंद द्वितीय के, और वो उत्तर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने आक्रमण किया नागभट्ट द्वितीय पर। और नागभट्ट द्वितीय पर राधनपुर अभिलेख से ये पता चलता है कि इस युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो गए नागभट्ट द्वितीय। अल्तेकर का विचार है कि दोनों के बीच जो युद्ध था, यश अल्तेकर, अनंत सदाशिव अल्तेकर एक बड़े विद्वान हैं, उनका विचार है कि दोनों के बीच युद्ध जो है बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में लड़ा गया, और गोविंद ने चक्रा युद्ध तथा धर्मपाल को भी पराजित करके हिमालय तक पहुँच गया। किंतु सदा की भांति इस बार भी दक्षिण की राजनीति में कुछ निजी कारण उपस्थित हुए, जिसके कारण वापस दक्षिण लौटना पड़ा, ध्रुव को भी लौटना पड़ा था। शाकंभरी के चौहान भी उनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। ठीक है, तो अब देखें तो नागभट्ट का साम्राज्य अब हिमालय से नर्मदा नदी तक तथा गुजरात से लेकर बंगाल की सीमा तक विस्तृत हो चुका था, और इस प्रकार से वो एक प्रतापी शासक भी बन चुके थे, क्योंकि उनके जाने के बाद उन सभी क्षेत्रों के अधिकार नागभट्ट द्वितीय का हो गया। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र बैठते हैं, 3 वर्षों तक लगभग शासन करते हैं, और ये एक दुर्बल उत्तराधिकारी थे नागभट्ट द्वितीय के, क्योंकि नारायण पाल का एक बादल लेख से सूचित होता है कि देवपाल ने गुर्जर राजाओं के घमंड को चूर चूर किया था, तो वो रामभद्र को ही, देवपाल ऐसा प्रतीत होता है कि रामभद्र को ही हराया था। फिर भी बहुत हद तक गुर्जर प्रतिहारों का वर्चस्व बना रहा। अब मिहिर भोज प्रथम, रामभद्र का जो पुत्र है मिहिर भोज प्रथम, इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक साबित हुए। क्यों? क्योंकि जो युद्ध हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष का, भोज के बाद ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी शक्ति वहाँ पे संस्थापित कर ली। ठीक है, 2 अन्य नाम इनके मिलते हैं, प्रभास तथा आदिवराह के नाम से भी मिहिर भोज जाने जाते हैं, और उनका लेख उन्हीं ने ग्वालियर प्रशस्ति उन्हीं के समय में लिखा गया है। साथ ही कल्हड़ और सुलेमान भी उनके विवरण उनके बारे में देते हैं। सबसे पहला काम क्या था कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया जाए, और ये काम मिहिर भोज ने गद्दी संभालते ही करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम उसने अपने पिता के निर्बल शासनकाल में जो स्वतंत्र हो गए थे, रामभद्र के समय में जो शक्तियाँ स्वतंत्र हुई थी, उन पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन पर आक्रमण किया, या उन पर, जैसे ग्वालियर लेख में भी ये कहा गया है कि अगस्त ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था, किंतु इसने कई राजाओं पर आक्रमण कर उनका विस्तार रोक दिया। अर्थात कई राजाओं पर आक्रमण किया, कलचुरी पे, कलचुरी और गुलत के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया, और कई राजाओं को इन्होंने उनका दम्भ चूर चूर कर दिया। ठीक, बीएनपुरी, अब प्रतिहारों पालों और राष्ट्रकूटों में शत्रुता तो चल ही रही थी त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर, लेकिन मिहिर भोज 2 पाल राजाओं, देवपाल तथा विग्रह पाल के समकालीन हैं, और अब युद्ध में दोनों को हराते हैं। ठीक है, देवपाल को मिहिर भोज के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई, लेकिन उसकी मृत्यु के उपरांत नारायण पाल के समय में माने देवपाल से ये हार जाते हैं और नारायण पाल को हरा देते हैं। ठीक, और नारायण पाल को हराने के बाद पाल साम्राज्य का जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर मिहिर भोज का अधिकार हो जाता है। मिहिर भोज के दूसरे शत्रु राष्ट्रकूट थे। पालों से निपटने के पश्चात राष्ट्रकूटों से फिर वो निपटने चल देता है, और मिहिर भोज 2 राष्ट्रकूट शासक, अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय के समकालीन हैं। अमोघवर्ष शांत प्रकृति का शासक था, उनके शासन अमोघवर्ष के बारे में बताया कि अमोघवर्ष साहित्य के संरक्षक थे। अमोघवर्ष के बारे में मैं बता चुका हूँ राष्ट्रकूट वंश का जो वीडियो है, कि वो युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे,
तो उनके कुछ क्षेत्रों पर भी जो है मिहिर भोज कब्जा कर लेता है, और अर्थात मिहिर भोज उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक धावा बोल देता है। ठीक है, अब जो असली युद्ध होता है मिहिर भोज का, वो कृष्ण द्वितीय के समय में होता है। कृष्ण द्वितीय भी राजपूत वंश के प्रतापी शासकों में से एक थे, और कृष्ण द्वितीय के समय में मिहिर भोज ने क्या किया कि भोज ने आक्रमण किया और उसके बाद नर्मदा नदी के तट पर कृष्ण द्वितीय को युद्ध में हरा दिया, क्योंकि उस समय कृष्ण द्वितीय जो है चालुक्यों के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मिहिर भोज गुजरात की ओर बढ़ते हैं तथा खेटक के आसपास विभाग को जीत लेते हैं, और गुजरात का क्षेत्र इन्होंने जीता कि नहीं जीता इसका कोई विवरण मिलता नहीं है, लेकिन कुछ अभिलेखों से, राष्ट्रकूट अभिलेख हैं, उससे पता चलता है कि भोज और कृष्ण के बीच, कृष्ण द्वितीय के बीच उज्जैनी में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण ने भोज को भयाक्रांत कर दिया था। अर्थात भोज को माने भोज की से भी बहुत मजबूत तरीके से कृष्ण दोबारा लड़े, और उसके बाद लेकिन उसका परिणाम क्या निकला इसके बारे में बहुत इतिहासकारों में स्पष्टता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद दोनों वंशों ने उज्जैन को लेकर युद्ध होता रहा। ठीक है, युद्ध होता रहा, और इस प्रकार भोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उत्तर पश्चिम में उसका जो साम्राज्य है वो पंजाब तक स्थापित हो चुका था। पूर्व में गोरखपुर के कलचुरी जो थे उसके सामंत थे, संपूर्ण अवध भाग उसके अधीन था। कहल एक अभिलेख है जो कि गोरखपुर से मिला है, वहाँ से पता चलता है कि कलचुरी शासक गुणाम्बोधी ने भोज से कुछ भूमि भी पाई थी। ठीक है, जयपुर के क्षेत्र गुहिलोत, तो जो गुहिल शासक है हर्ष, वो भी उनका सामंत माना जाता है। ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं कि उसका साम्राज्य विस्तार कितना दूर तक था। दक्षिण में उसका साम्राज्य आप लोगों को मैंने बता दिया कि नर्मदा नदी को पार कर चुका है, और नर्मदा नदी के पार भी उसका क्षेत्र है, और कन्नौज को उसने एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाई। आदि बराह जो हमने बताया उपाधि उसने धारण की, यह आदि भरा जो उपाधि है, उस उपाधि का एक मतलब है कि जो मलेक्स थे अर्थात अरेबियंस थे, उनको बहुत डर लगता था मिहिर भोज से, क्योंकि मिहिर भोज बहुत शक्तिशाली था और अरेबियंस को देखना नहीं चाहता था, अर्थात मलेच्छों को देखना नहीं चाहता था, और उसने कसम खाई थी कि इस देश से उन मलेच्छों को भगाकर ही दम लेगा। ठीक है, अब भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आता है, उसका विवरण ज़रा ध्यान से सुनो। वो कहता है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसके जैसी अशु सेना नहीं है। वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, यद्यपि वह अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता है। भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। वह अपार धन्य और ऐश्वर्य युक्त है। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। भोज के लेखों तथा मुद्राओं पर अंकित आदि बराह का जो वो है, आदि बराह का जो माने इंडिकेशन है, आदि बराह का जो टाइटल है वो यही इंडिकेट करता है, वो यही सूचित करता है हमको कि भोज चाहता था कि अपने इस देश को अरेबियंस अर्थात मलेच्छों से मुक्त कराए। ठीक है, वो अपने आप पुनीत कर्तव्य समझता था। अल मसूदी सिंध की यात्रा करता है 915-916 के आसपास। वो कहता है कि वो लिखता है, राइटिंग्स में मिलेगा कि अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था, और जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता तो वे उस मंदिर की मूर्ति को नष्ट कर देने का भय पैदा कर अपनी रक्षा करते थे। अर्थात जो मुल्तान में उन लोगों ने सारी मंदिरों को तोड़ा था, उसमें एक मंदिर को ज़रूर बचा लिया था कि मिहिर भोज से उनको इतना डर लगता था, और उसी का भय दिखाकर वो अपनी रक्षा किया करते थे। उसी प्रकार से बिलागोरी का भी यह कहना कि अरबों ने एक झील के किनारे अल हिंद सीमा पर अल महफूज नामक एक शहर बसाया, जिसका नाम ही सुरक्षित होना होता है।
इन विवरणों से स्पष्ट है कि भोज के कारण अरबियों का प्रसार भारत में रुक गया। अर्थात मिहिर भोज का अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है तो ये है कि अरबियंस का प्रसार यहाँ भारत में रुक गया और इस वीर कृत्य के द्वारा उन्होंने इस महान भूमि अर्थात भारत भूमि की सेवा की। अब आते हैं महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज के बाद शासक बनते हैं और उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना उनके लिए एक चुनौती थी, लेकिन फिर भी वो अपने क्षेत्र का विस्तार पूर्व में कर पाते हैं। महेंद्रपाल के लेखों में उन्हें परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर इत्यादि कहा गया है। ठीक है। और महेंद्रपाल के समय का जो समकालीन शासक है वो नारायण पाल है और वो एक निर्बल राजा है। पाल राजा निर्बल राजा है। मगध क्षेत्र के मगध क्षेत्र में यही कारण है कि महेंद्र वर्मन को वो मिल जाता है, महेंद्रपाल प्रथम को, और ये आक्रमण करके उसे कुछ क्षेत्रों को जीत लेते हैं। ठीक है। और मगध का क्षेत्र इनके कब्जे में आ जाता है। इस प्रकार महेंद्रपाल प्रथम आते आते मगध के क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है। महेंद्रपाल ने और आगे विजय करते हुए बंगाल का प्रदेश भी जीता तथा पहाड़पुर लेख से यह प्रमाणित भी होता है। काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, झांसी तथा अवध में भी उनके लेख मिलते हैं जो उनके साम्राज्य विस्तार की सूचना देते हैं। मालवा का राजा वाकपति भी शायद उनकी अधीनता स्वीकार करता था। काठियावाड़ के चालुक्य शासक भी उनके सामंत थे, जैसा कि उन की लेख से जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ के एक लेख में कहा गया है कि कृष्ण द्वितीय ने किसी बड़े शत्रु को पराजित कर खेटक मंडल अर्थात गुजरात पर अपनी ओर से किसी व्यक्ति को राजा बनाया। यह ऐसा लगता है कि गोविंद कृष्ण द्वितीय ने महेंद्रपाल प्रथम को हराया। ठीक है। इस प्रकार महेंद्रपाल ने एक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया और उन्होंने जीवन पर्यंत अपने शत्रुओं को दबाकर रखा। मात्र राष्ट्रकूट से हारे उन्हीं के दरबार में राजशेखर रहा करते थे, जिन्होंने, और वो राजगुरु भी थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की उन्होंने रचना भी की। उनकी रचनाओं से कन्नौज नगर के वैभव और समृद्धि का पता चलता है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों के आधार पर यदि देखा जाए तो महेंद्रपाल का जो शासन है वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिहार साम्राज्य के लिए एक अभूतपूर्व प्रगति के काल का द्योतक है। ठीक है। क्योंकि कन्नौज ने एक बार पुनः वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली जो हर्षवर्धन के काल में था, और गुर्जर प्रतिहारों के समय में ही कन्नौज हिंदू सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बन गया तथा शक्ति एवं सौंदर्य में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नगर नहीं रहा। अब महेंद्रपाल के बाद महिपाल बनते हैं और महिपाल के बारे में बहुत सारा विवाद है और 2 वर्षों तक ही शासन कर पाते हैं। तो ऐसे करके महिपाल को हालांकि राजशेखर कहते हैं, आर्यावर्त का महाराजा ध्यास, और उनकी विजयों का विवरण भी राजशेखर देते हैं। इससे हम लोगों को बहुत मतलब नहीं है। लेकिन प्रतिहार साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, या प्रतिहार साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य। अब महिपाल के पश्चात महेंद्रपाल द्वितीय राजा बनते हैं और आर.डी. बनर्जी का विचार है कि राष्ट्रकूटों के आक्रमण, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के आक्रमण के फलस्वरूप प्रतिहार साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो प्रतिहारों के पतन में जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है राष्ट्रकूट। ठीक है। क्योंकि राष्ट्रकूट एक दक्षिण की ऐसी शक्ति हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उनका सामना या उनका प्रतिस्पर्धा जो है हमेशा गुर्जर प्रतिहारों से रहा है। ठीक। उसी प्रकार से अब जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन होता है तो आप देखेंगे
छोटे छोटे राज्य, चाहमान, परमार, क्योंकि ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे, चंदेल, इनका अस्तित्व धीरे धीरे उभरेगा और जो एक सम्मिलित शक्ति गुर्जर प्रतिहार के रूप में सन्निहित थी वो टूट जाएगी। और यही कारण है कि अब अरेबियंस जो है आसानी से भारत को विजित कर लेंगे, अर्थात राजपूताना में एक एक करके छोटे छोटे राजाओं, एक एक करके ये जो राजा स्वतंत्र हुए हैं, स्वतंत्र राजाओं को हरा देंगे और उन पर अपना अधिकार कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक जो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की नींव जो रखा था गुर्जर प्रतिहार वंश ने, आप देखेंगे चंदेल हो जाएंगे, परमार हो जाएंगे, चहमान हो जाएंगे, फिर उसके बाद गढ़वाल हो जाएंगे, कन्नौज, गढ़वाल के कन्नौज के गढ़वाल हो जाएंगे। तो ये शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, क्षेत्रीय शक्तियाँ मजबूत होने लगती हैं और इन क्षेत्रीय शक्तियों को हराना मलिक या अरेबियंस को बड़ा आसान था और अरेबियंस ने इन शक्तियों को, इन क्षेत्रीय शक्तियों को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। और इस काल में आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार काल रहा, क्योंकि आप देखेंगे हिंदू धर्म और संस्कृति का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। कन्नौज एक सुसंस्कार एवं सभ्यता की दृष्टि से एक नगर के रूप में स्थापित हुआ। विद्वानों का आश्रयदाता मीर भोज को कहा जाता है। मीर भोज ने विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। राजशेखर जैसे विद्वान रहे हैं और वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।